तो हेलो गाइस, सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज एकाधिकार क्या होता है दोस्तों, और अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा दोस्तों। और हम पढ़ रहे हैं दोस्तों क्लास 12th का बिजनेस इकोनॉमी। तो हम देखते हैं दोस्तों एकाधिकार क्या होता है। मोनोपोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में। अध्याय 16 है दोस्तों। तो हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है और मैं इसको साफ कर लेता हूँ। इसको साफ कर लेता हूँ ना, फिर समझाने में ठीक रहेगा। अब फिर देखते हैं, यहाँ पे मैं तुमको पढ़ाता हूँ क्या होता है एकाधिकार मोनोपोलॉजी। ये दिख रहा होगा आपको 16, अध्याय 16 मोनोपोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में। इसका मीनिंग देखते हैं दोस्तों, क्या है इसका अर्थ। एकाधिकार शब्द का उद्गम ग्रीक शब्द, यानी दोस्तों आपको याद रखना है, अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो आपको रखना पड़ेगा याद कि ये किससे लिया गया है एकाधिकार। तो ग्रीक शब्द मोनोस एंड तथा पोलस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है अकेला या विक्रेता। अकेला हो सकता है दोस्तों, क्या हो सकता है अकेला या विक्रेता। इसका मीनिंग निकला है अकेला या विक्रेता। अकेला यानी दोस्तों समझ जाओ क्या होगा दोस्तों एकाधिकार। भाई मेरे रहता हूँ एक बड़वा बुजुर्ग में, वहाँ पे मेरा एक अधिकार है। उस मार्केट जो लगता है दोस्तों, मार्केट लगता है, वहाँ पे मेरा अधिकार है। तो दोस्तों क्या होगा, वहाँ पे मेरा ही राज चलेगा। वहाँ पे भी जितने भी मतलब सामान बेचना है या सामान लाना है, कौन सा सामान बेचना है या कितने में बेचना है, वो मेरे पे डिपेंड करता है कि भाई मैं ये सामान इतने में बेचूंगा और ये सामान मेरे मार्केट में मैं बेचना चाहता हूँ। ये मेरे अकॉर्डिंग ही होगा, न कि कोई दूसरा विक्रेता होगा। वहाँ पे मेरा राज होगा, मैं चलाऊँगा। अपन ऑल इंडिया में देखते दोस्तों, अपने राष्ट्रपति का एक एकाधिकार है अपने भारत में, तो उसके अनुसार चलना पड़ता है अपन को। तो दोस्तों कुछ लोग मतलब चेंज भी करवा सकते हैं, पर मार्केट का मतलब मैंने एग्जाम लिया ना, वो सेम बैठता है इसमें एकाधिकार में। तो एकाधिकार का मतलब क्या हो गया दोस्तों, समझ जाना कि वहाँ पे उसी का राज चलता है। सीधी बात, उसी का राज है उस एरिया में। जैसे दोस्तों हम देखते भाई, अपना मुख्यमंत्री है राज्यपाल है ना दोस्तों, अपना राज्य का राज्यपाल, वो मतलब मुख्यमंत्री को भी नियुक्त करता है। जब कुछ भी करना है तो फिर उसके अनुसार चलना पड़ता है। मुख्यमंत्री के अकॉर्डिंग निचले जो मंत्री होते हैं वो काम करते हैं। तो ये मतलब इसमें आ जाते हैं का अधिकार, मतलब वही अकेला। तो यहाँ पे विक्रेता बोला है, यहाँ अकेला। अतः किसी भी फर्म को एकाधिकार उस समय कहा जाता है जब उस वस्तु विशेष की एकमात्र यहाँ पूर्तिकर्ता होती है। क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे एकाधिकार यहाँ फर्म को बोल रहा है, यहाँ फर्म लिया है। एकाधिकार उस समय कहा जाएगा जब वस्तु विशेष में एक ही इंडस्ट्री या एक ही फर्म पूर्ति कर रहा है। मतलब दोस्तों जियो का जो कंपनी है, वो सिर्फ जियो वाला ही ट्रांसफ़र कर रहा है, न कि दूसरी कंपनी है। एक ही उदाहरण के लिए मानते हैं, तो इसको बोलते हैं एकाधिकार। मार्केट में एक ही इंडस्ट्री जा रही है, सब सामान को पहुंचा रही है, पूर्ति कर रही है, सप्लाई कर रही है, तो इसको बोलते हैं एकाधिकार। मोनोपोलॉजी इंग्लिश में बोला जाता है। तो फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु के लिए मांग या वक्र है, वस्तु विशेष का बाजार मांग वक्र होता है। दूसरे वर्ड में मतलब दूसरे शब्दों में बोले, प्रत्येक ऐसी फर्म जो दूसरे फर्म से भिन्न वस्तु बाजार में बेचती है, किसी न किसी रूप में एकाधिकार होगी। कहने का मतलब दोस्तों, दूसरे फर्म में से भिन्न वस्तु बाजार में बेचती कोई ऐसा फर्म होगा दोस्तों जो कि अलग तरह का मतलब जो भी सामान है वो बेचता है,
न कि उन वस्तुओं के समान। तो वो फर्म हो गया एकाधिकार, उस मार्केट में बेच रही है, तो इसको बोलते हैं एकाधिकार। अब दोस्तों हम 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ विशेषता बोल सकते हैं इसका, एकाधिकार की विशेषता, यहाँ 3 बात हो सकती है इसको। एकाधिकार की विशेषता, यहाँ 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला क्या होगा, वस्तु का केवल एक ही विक्रेता या उत्पादक होना चाहिए। एकाधिकार के लिए क्या होना चाहिए भाई, एकाधिकार बनना चाहिए तो क्या होना चाहिए, इसके लिए कुछ बातें होगी, कुछ विशेषता है भाई। मान लो कि भाई एक हीरो है अक्षय कुमार, तो वो मान लो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम रोशन कर रहा है, कमा रहा है पैसे वैसे, तो इसके भी कुछ विशेषता होगी कि वो क्यों इतना कर रहा है, तो उसी की भी कुछ ध्यान रखा होगा कि उसने मुझे इस तरह से रहना चाहिए या इस तरह से। तो उसी तरह से एकाधिकार के लिए भी किस तरह से एक इंसान को रहना चाहिए या फर्मों को रहना चाहिए। कहने का मतलब यही है, वस्तु केवल एक ही विक्रेता या एक ही उत्पादक होना चाहिए, एक ही उत्पादन होना चाहिए। दूसरे शब्दों में बोला, उसका पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, जो भी सप्लाई कर रहा है उसका नियंत्रण उसके हाथ में होना चाहिए। इस प्रकार फर्म या तथा उद्योग एक ही होते हैं, एक ही फर्म उद्योग है। दूसरी बात बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, एकाधिकार वस्तु में कोई भी निकट स्थापन वस्तु नहीं होनी चाहिए, है ना, दूसरे इंडस्ट्री के नहीं होने चाहिए। एकाधिकार इस बात से मतलब होना चाहिए कि भविष्य में कोई भी अन्य फर्म उसकी प्रतिष्ठा से नहीं प्रतिस्पर्धा में नहीं आ पाएगी। एकाधिकार के क्षेत्र में फर्मों के प्रवेश के प्रति प्रभावपूर्ण रुकावटें होती है, जैसे पेटेंट, वैधानिक रुकावट हो सकती है। एकाधिकार फर्म की नई फर्मों को पनपने न देने की सामान्यता होती है, यहाँ स्थिति होती है, कंडीशन होती है ऐसी। अब दोस्तों यहाँ पे एकाधिकार के टाइप ऑफ मोनोपोली इंग्लिश में बोला जाता है। एकाधिकार के कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे एकाधिकार के प्रकार उद्गम के तो यहाँ पे एकाधिकार के प्रकार मिनिमम 5 दिए हुए हैं, 5 है। तो हम यहाँ पे उद्गम करने वाली शक्तियाँ निम्नलिखित ऐसा लिख रहा है, पर हम क्या बोला मैंने, कितने प्रकार के होते हैं वही समझो। तो यहाँ पे शक्तियाँ बोले तो यही लिखना, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। एकाधिकार के प्रमुख प्रकार या इसका उद्गम करने वाली शक्तियाँ का वर्णन कीजिए। तो क्या करेंगे अपन, उद्गम करने वाली शक्तियाँ का वर्णन कीजिए, तो सीधी बात नो बकवास की और उसके प्रकार को लिख देंगे। तो पहला प्रकार है प्राकृतिक एकाधिकार। प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न एकाधिकार को ही प्राकृतिक एकाधिकार कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसी देश या क्षेत्र में विशेष में किसी कच्चे पदार्थ का संकेंद्रण होता है तथा उस वस्तु का उपयोग करने पर एकाधिकार स्थापित हो जाता है। बांग्लादेश का जूट पर एकाधिकार, बांग्लादेश का जूट पे है, पश्चिम बंगाल का चावल पे है, महाराष्ट्र का कपास पे है, गुजरात का भी कपास पे, महाराष्ट्र में केले और गन्ने भी उत्पादन होते हैं, उत्तर प्रदेश में गेहूं है दोस्तों। उसी तरह से भाई यही तो बोल रहा है, प्राकृतिक नेचुरल पोनोलॉजी बोल सकते हैं इंग्लिश में। प्राकृतिक एकाधिकार समझ में आ गया होगा क्या होगा दोस्तों, उस प्रकृति के अनुसार उस क्षेत्र में क्या उत्पादन होता है वही होगा। पूर्वोत्तर राज्य में चले जाओ दोस्तों, मिजोरम में दोस्तों बहुत है बांस के पेड़, वहाँ पे बांस की टोकरियाँ बहुत बनती है दोस्तों, इसको बोलते प्राकृतिक एकाधिकार। अब दूसरे देखते हो दोस्तों, सार्वजनिक एकाधिकार। जब सरकार सामाजिक हित में कुछ वस्तु या सेवा को अपने नियंत्रण में ले लेती है तो उसे बोलते हैं सार्वजनिक एकाधिकार। गवर्नमेंट सामाजिक हित, यानी दोस्तों गवर्नमेंट किसी समाज के लिए किसी वस्तु या सेवा को अपने नियंत्रण में ले लेती है। नियंत्रण दोस्तों अपने एरिया में, मतलब अपने नियम के अनुसार वो काम करेगा, उसको बोलते हैं दोस्तों नियंत्रण। तो सामाजिक हित के लिए, है ना, सार्वजनिक एकाधिकार बोलते हैं उसको। तो उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों,
आराम से समझ लेना क्या होता है, पर मैं समझा दिया हूँ यार। सरकार अपने अंडर ले लेती है किसी वस्तु सेवा की पूर्ति के लिए, उस पर नियंत्रण कर लेती है, उसको बोलते हैं सार्वजनिक एकाधिकार। यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, उदाहरण साइड में आ जाएंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है ना, तो ये स्क्रीनशॉट इस तरह से होगा, सॉरी ये स्क्रीनशॉट इस तरह से जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ उदाहरण के लिए डाक, तार, रेल, यातायात, बिजली, इसको बोलते दोस्तों। अपने घर में जो बिजली लगी है उसका सरकार का एक अधिकार है, न किसी और का। रेलवे पे भी सरकार का है, तो इसी को बोलते सार्वजनिक एकाधिकार, वित्तीय एकाधिकार, फाइनेंशियल मोनोपोलॉजी। तो दोस्तों ये स्क्रीन पे दिख रहा है वित्तीय एकाधिकार। जब सरकार कर्मचारी तथा उपभोक्ता के शोषण को रोकने के लिए कुछ उद्योगों को जो कुछ उद्योग है इंडस्ट्री का राष्ट्रीय कर देती है तथा उसमें वित्तीय नियंत्रण पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लेती है, तो उसे ही वित्तीय एकाधिकार कहते हैं दोस्तों। भारत में जीवन बीमा तथा उदाहरण के लिए भारत में जीवन बीमा, साधारण बीमा वित्तीय एकाधिकार के उदाहरण कहे जा सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों सरकार क्या कर रही है भाई, प्राइवेट कंपनी है, कोई कर्मचारी है या उपभोक्ता है, उसके हितों को मतलब कुछ पैसे नहीं दे रहे, कर्मचारी है उसको सैलरी सही ढंग से नहीं पे कर रही है कंपनी, या उपभोक्ता जो वस्तु लेने जा रहे हैं वो घटिया किस्म की वस्तु दे दी है उपभोक्ता को, जिससे 2-3 दिन में ख़राब हो गई, तो उसको बहुत नुकसान होता है, न कि उसको कुछ लाभ हो रहा है उससे, न पैसे दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में सरकार ने उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, और सरकार का राष्ट्रीयकरण करने से उस पर किसका अधिकार हो गया दोस्तों, सरकार का, है ना। तो फिर वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, उस पर वित्तीय नियंत्रण रख रही है, स्थापित कर लिए अपना अधिकार। तो फिर उसमें जो कुछ भारत में जीवन बीमा और साधारण बीमा वित्तीय अधिकार के उदाहरण हैं, वो कंपनी क्या कर रही है, अब सरकार के भरोसे चलती है और सरकार ही उनको पैसे वैसे देती है, किसी का नुकसान नहीं होता। तो वित्तीय एकाधिकार उसमें आता है। वैधानिक एकाधिकार, वैधानिक नियमों के अंतर्गत जब सरकार किसी व्यक्ति को यहाँ अधिकार, वैधानिक यानी दोस्तों कोई नियम बनाएगी गवर्नमेंट संसद द्वारा, उस नियम के अनुसार, है ना, उसको बोलते हैं वैधानिक। जब सरकार किसी वस्तु को जब सरकार किसी व्यक्ति को यह अधिकार दे कि वह व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा विशेष को व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराए। भाई क्या हो रहा है भाई, मान लो अपने यहाँ फेमस अपने मुकेश अंबानी है, मुंबई में रहते, उनकी बहुत सारी इंडस्ट्री है अलग अलग, मोबाइल की है, जियो, ये मतलब जियो सिम लॉन्च की मुकेश अंबानी की कंपनी ने। भाई गवर्नमेंट ने उसको बोल दिया भाई तुमको मैं एक नियम देता हूँ, गवर्नमेंट बोलती है भाई तुम्हें एक नियम दे रहा हूँ, तुमको एक अधिकार दे दिया मैंने, भाई तुम वस्तु या सेवा लोगों के लिए प्रस्तुत करो। मुकेश अंबानी को बोल दी गवर्नमेंट, मोदी सरकार ने बोला भाई मुकेश अंबानी मेरी जनता को तुम मोबाइल या सिम उपलब्ध कराओ, सिम उपलब्ध कराओ, मैं ये तुम्हें अधिकार देता हूँ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा और तुम ही बेचना भारत में। ये मतलब जियो सिम के लिए बोल दी या मोबाइल के लिए बोल दिया। तो मुकेश अंबानी भाई उसकी सिम लॉन्च करेगा, कोई नहीं दूसरा और नहीं बनाएगा उस सिम को और वही बेचेगा मुकेश अंबानी। तो गवर्नमेंट ने भी बोल दिया भाई तुमको मैंने नियम बना के मतलब दे दिया आदेश कि मैंने एक सर्टिफिकेट दे दिया तुम्हें कि तुम्हारा अधिकार हो गया, तुम बेचो। इसको बोलते वैधानिक अधिकार। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते, एकीकरण एकाधिकार। एकीकरण दोस्तों क्या होता है एकीकरण, जब प्रतियोगिता की समाप्ति तथा उच्च मूल्य प्राप्त करने की दृष्टि से वस्तु विशेष का उत्पादन करने वाली विभिन्न फर्में मिलकर एकाधिकार का निर्माण करती है। बहुत सारी फर्म होती है, वो क्या करती है दोस्तों, प्रतियोगिता को समाप्त करना चाहती है और उच्च मूल्य हो उनको प्राप्त करने हेतु क्या करती है वो भाई अपन एक साथ हो जाते हैं, सब मिलकर काम करेंगे या किसी भी वस्तु का उत्पादन करेंगे मिलके। तो इसको बोलते हैं दोस्तों एक
एकीकरण, एकाधिकार है ना। तो यहाँ पे लिखना एसोसिएट सीमेंट कंपनी है इसका एक उदाहरण। तो याद रखना कौन कौन से प्रकार बताए मैंने एकाधिकार के, एकीकरण, वैधानिक एकाधिकार, फिर भाई वित्तीय है उसका एक वित्तीय एकाधिकार, उसके बाद सार्वजनिक, फिर प्राकृतिक। तो 5 है, इसको याद रखना। और मोनोपोलॉजी पे भी पूछा जाता है, तो आपको इसका मतलब इसके प्रकार को समझाइए, यहाँ इसका लिखिए कितने प्रकार के होते हैं और वर्णन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम देखते भाई एकाधिकार के अंतर्गत कीमत का निर्धारण किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आराम से इसको कर लिया है जूम। अब मैं बताता हूँ कि किस तरह से हम वस्तु की कीमत का निर्धारण करेंगे भाई। चल, पूर्ण प्रतिकृति की भांति एकाधिकार के साम्य के लिए भी सीमांत लागत तथा सीमांत लागत या सीमांत आगम का बराबर होना आवश्यक है। तो यहाँ पे बोल रहे भाई सीमांत आगम सीमांत लागत बराबर होना चाहिए। एकाधिकार साम्य की अवस्था में तभी होती है जब कुल उत्पादन में कोई परिवर्तन ना हो। कोई उत्पादन कर रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कुल उत्पादन में परिवर्तन का कोई ना हो तो भी संभव हो जाता है कि एकाधिकार को अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो रही है। अधिकतम लाभ उस स्थिति में प्राप्त होती है जब क्या होगा दोस्तों, सीमांत आगम से कम होती है। एकाधिकार की स्थिति में सीमांत मतलब लाभ कब होगा दोस्तों, सीमांत आगम ज़्यादा होना चाहिए किससे, सीमांत लागत से, तभी लाभ होगा। तो इस स्थिति में कीमत का निर्धारण करेंगे दोस्तों। कीमत निर्धारण किसे करेंगे, सीमांत आगत हो रही है जो भी अधिक है तो क्या होगा, सीमांत लागत से अधिक में बेचेंगे तो लाभ होगा। अतः उत्पादन को बढ़ाकर अपने कुल लाभ में वृद्धि करना चाहे तो कर सकते, बट क्या होगा, किसी इक्वेशन के अनुसार MC बढ़कर MR के बराबर नहीं कर सकते। इन दोनों के बराबर होने पर अतिरिक्त इकाई को बेचकर कुल लाभ तो कमा सकते हैं, पर यह संभावना समाप्त हो जाती है और हानि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लॉस हो जाता है उस फर्म को। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे भाई, फर्म अपने उत्पादन की मात्रा को कम करेंगे तथा एकाधिक फर्म अपने उत्पादों को केवल उस सीमा तक करेगी जबकि अतिरिक्त इकाई को बेचने से प्राप्त आगम बराबर है तथा अतिरिक्त इकाई की लागत के तो लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। अब दोस्तों एकाधिकार का सामान्य की स्थिति बताना है, ये साम्य क्या होता है दोस्तों। सामान्य एकाधिकार अपनी वस्तु की कीमत और उत्पादन की मात्रा को वहाँ निश्चित करता है जहाँ पर उसका सीमांत आगत बराबर सीमांत लागत के है। शॉर्ट टाइम में एकाधिकार को लाभ तथा शून्य लाभ अथवा सामान्य लाभ या हानि हो सकती है। एकाधिक फर्म के संबंध में एक धारणा मतलब दोस्तों कुछ समझ सकते हैं या मिथ, कुछ भ्रम पैदा हो गया या धारणा है कि उसे कभी हानि नहीं हो सकती, ये लोग बोलते हैं। तो ये कहा नहीं जा सकता दोस्तों। एकाधिकार में क्या होगा, फर्म लाभ अर्जित करती है परंतु उसे सदैव आवश्यक भी नहीं होता है। एकाधिकार के लाभ वस्तु की मांग लागत दशा पर निर्भर करती है। मांग और लागत
की कंडीशन पर ही एकाधिकार का लाभ होगा। अल्पकाल में वस्तु की मांग इतनी कमजोर हो जाती है, कीमत औसत लागत से भी कम हो जाती है। शॉर्टर टाइम के लिए मान लो अपन टमाटर की कीमत लगा सकते हैं, क्योंकि उसको एक टाइम पे उसका 10 रुपये किलो था, फिर भाई 2-3 दिन के बाद उसको सड़न आ जाएगी, इसलिए 2 रुपये किलो भी बेचना पड़ेगा, तो हानि होगी। दीर्घकाल में लाभ प्राप्त हो सकते और अधिक लाभ भी कमा सकते। तो ये दोस्तों हमारा पार्ट ख़त्म होने में आ रहा है। हम लास्ट पेज इसमें है दोस्तों कुछ चित्र, इसको नहीं पढ़ाते, मैं बता देता हूँ तुमको अंतर। पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर बताना है। पूर्ण प्रतियोगिता मैंने बता दिया, तो उसमें क्या होता है भाई, पूर्ण प्रतियोगिता कब होगी दोस्तों, ये मैंने समझा दिया था। भाई क्या होगा, अपन पढ़ने वाले हैं, तो मैं अपने नौकरी की जो फार्मर निकलते हैं, वैकेंसी निकलती है, उसमें 500 वैकेंसी होती है। मान लो यूपीएससी में 500 वैकेंसी निकली, उसमें 5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद भाई उनमें इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेरिट आती है फाइनल। तो उसमें कितने को चूज करना है, ओनली 500 को, ना कि पूरे को। तो इसको बोलते हैं किसी छोटा भाग होता है उत्पादन का। यूपीएससी एक सर्विस बहुत बड़ा उत्पादन है, पर उसमें किसी छोटा भाग ही रखेंगे। तो ये हो गया अपना पूर्ण प्रतियोगिता, छोटा भाग ही भरेंगे, ना कि पूरा तो पूरा कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि भाई पूरे इतने सारे लोग हैं, इतनी जगह खाली है, तो भाई कंपटीशन कहाँ होगा, लड़ाई नहीं होगी इसमें। फिर इसको बोलते पूर्ण प्रतियोगिता। एकाधिकार का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने समझा दिया था। एकाधिकार मतलब एक एरिया का राजा। मान लो श्रीलंका में राजा का मतलब शासन चलता है, तो उसको रख लेते हैं एकाधिकार। तो एक विक्रेता होता है, विक्रेता पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण करता है, ये बात याद रख लेना, इसको बोलते हैं एकाधिकार। फर्म के उद्योग में प्रवेश बरंग की पूर्ण सूचना होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है दोस्तों, कोई भी फर्म आ भी सकता है, जा भी सकता है, क्योंकि उसमें किसी का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि वो स्वयं स्वतंत्र है, ना ही किसी का दबाव लेते वो। पर एकाधिकार में ऐसा नहीं होता दोस्तों, भाई एकाधिकार में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे किसी एक राजा का अधिकार है, तो उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। तो प्रभावपूर्ण रुकावट होती है उसमें, किसमें, एकाधिकार में। फर्म उद्योग को कीमत स्वीकार करने वाली होती है। हाँ, तो ये याद रखना, इंडस्ट्री ने जो बोला है उस कीमत को फर्म को लेना पड़ता है, न कि कम ज़्यादा करता है उद्योग। इंडस्ट्री कभी कीमत कम ज़्यादा नहीं करता है, उसी रेट के अनुसार ही लेना पड़ता है। जबकि एकाधिकार में क्या होता है, एकाधिकार में फर्म व उद्योग ये दोनों एक ही होते, न कोई कीमत को डिसाइड करने वाला है, क्योंकि वहाँ पे राजा का अधिकार होता है, तो वही करता है। वस्तु एक ही मूल्य का होता है। मूल्य विभेद संभव होता है किसमें, एकाधिकार में, क्योंकि वो राजा बढ़ा सकता है, घटा सकता है, पर ऐसे पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं होता है। औसत आगम मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होते, जबकि एकाधिकार में बेलोचदार होते, ये लिख लेना। अब दीर्घकाल में केवल सामयिक लाभ ही प्राप्त होता है, किसमें, पूर्ण प्रतियोगिता में। दीर्घकाल में इसमें एकाधिकार में असामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। तो याद रखना कौन से पॉइंट, दो एक ही पॉइंट है दोनों के अंतर के। तो कौन से, पूर्ण प्रतियोगिता में सामान्य लाभ होता है, जबकि एकाधिकार में क्या होता है दोस्तों, असामान्य लाभ होता है। तो ये पार्ट अपना खत्म होता है, तो इसको लिखता हूँ कंप्लीट।